अशोक के शिलालेखों में दक्षिण भारत के 3 बड़े तमिल राज्यों चेर, पांड्य और चोल का उल्लेख मिलता है। पांड्यों का राज्य सुदूर दक्षिण में था और उनकी राजधानी मदुरई थी। चेरों का राज्य पांड्य की राज्य की उत्तरी सीमा के ऊपर पश्चिम तटीय क्षेत्र में था और उनकी राजधानी वांजो थी। चोलों का राज्य कावेरी नदी की निचली घाटी पर था और उनकी राजधानी उरेयूर थी। पांड्यों के राजा नेनुन जेलियन ने कुर्ग और मंगलोर सहित पश्चिम के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उसने चेर और चोल राज्यों पर विजय प्राप्त की। वह संगम काल के पांड्य राज्यों का एक योग्य शासक था। करिकाल 190 ईस्वी की अधीनता में चोल राज्यों ने उन्नति की। करिकाल ने पांड्यों और चेरों को पराजित किया। उसके उत्तराधिकारियों ने 550 ईस्वी तक शासन किया। पल्लवों ने चोल, चेर, पांड्य राज्यों को बाद में अपने अधीन कर लिया। संगम संगम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ सभा है। कवियों के संगम का अर्थ कवियों की सभा होता है। तमिल संगम तमिल विद्वानों और कवियों की एक सभा थी। इस साहित्य अकादमी की स्थापना पांड्य राजाओं द्वारा की गई थी। तमिल परंपरा के अनुसार पौराणिक समय से 3 संगम माने जाते हैं। इतिहासकारों द्वारा तीसरा संगम ईसा युग की कुछ शताब्दियों पूर्व का माना जाता है। संगम काल में संगम साहित्य की रचना हुई। यद्यपि संगम का सही समय का सही अनुमान लगाना कठिन है, परंतु उस समय के साहित्य में वर्णित किए गए राजनीतिक और सामाजिक जीवन द्वारा इसका समय निर्धारित किया जा सकता है। दक्षिण भारत के इतिहासकार इस बात से सहमत है कि संगम का काल ईसा युग की कुछ शताब्दियों पूर्व या बाद में था और पहले विद्यमान कुछ तमिल रचनाएं उस समय की हैं। संगम काल को ईसा युग से कुछ शताब्दियों पूर्व मानना सही प्रतीत होता है। संगम काल के अनेक कविता संग्रह और शिल्पाधिकारम और मणिमेखले महाकाव्यों में उस काल के समाज और व्यापार का वर्णन है। ईसा युग से कुछ शताब्दियों पूर्व ग्रीक और रोमन लेखकों की रचनाओं में भी उस परस्पर व्यापार का उल्लेख मिलता है। पांडिचेरी के निकट अरिकमेडु में इटली के बने मृदभांडों के 3 टुकड़े मिले हैं जिन पर इटली के कुमारा वंशों के नाम हैं। संगम साहित्य संगम काल में उत्कृष्ट तमिल साहित्य की रचना हुई। पहला संगम प्राचीन मदुरा में हुआ, हालांकि उस संगम का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, उसका केवल एक ग्रंथ उपलब्ध है जो है तोलक्कापियम। तोलक्कापियम तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि का वर्णन है। तीसरा संगम जो कि मदुरा में हुआ था, 3 संग्रह उपलब्ध हैं। वह है पत्तुपातु, एतुथोकई और पदिनेकिल कनक्कु। पत्तुपातु के 10 काव्य हैं और एक काव्य को छोड़कर सभी काव्य राजाओं को समर्पित किए गए। नक्कीकृत एक काव्य एक देवता की प्रशंसा में है। दूसरी काव्य अधिक हृदयस्पर्शी है। नक्कीकर ने इन ग्रंथों के अतिरिक्त और छोटे छोटे ग्रंथ भी लिखे। रुदन कन्नार के एक काव्य में 500 कविताएं जिसमें कांचीपुरम का सुंदर वर्णन है। दूसरा काव्य एक प्रेम कथा है। इस काव्य में चोल राज्य की राजधानी पुहार का विस्तार से वर्णन है। शेष 6 काव्य 6 कवियों की रचनाएं, उनके नाम है मरुथनार, कन्नियार, नथुथनार, नपुथनार, कपिलर और केसिकनार। एतुथोकई में कविताओं के 8 संग्रह हैं। ये कविताओं का बहुत ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि उनमें तत्कालीन समाज का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनमें एक कवयित्री की रचनाएं भी है। पदिनेकिल कनक्कु में 28 संग्रह हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल। इसमें 10-10 कविताओं के 113 वर्ग हैं। तिरुवल्लुवर के पदों का सौंदर्य और शब्दों का चयन सराहनीय है। उसने अपने ग्रंथ में नीति, राजधर्म, नागरिकता, श्रृंगार, जीवन की कला आदि समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इसलिए तिरुवल्लुवर की कुरल को संक्षिप्त वेद भी कहा जाता है। तीसरे संगम में इन संग्रहों के अतिरिक्त 3 बड़े महाकाव्यों की भी रचना हुई थी, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। इनमें तीनों में सबसे प्रसिद्ध शिल्पाधिकारम है। ये महाकाव्य न केवल कथानक की दृष्टि से हृदयस्पर्शी है, अपितु कविता, संगीत, नाटकीय तत्वों और सुंदर वर्णों से परिपूर्ण भी है। दूसरा महाकाव्य मणिमेखले है और तीसरा महाकाव्य जीवक चिंतामणि।
इनमें 3000 मनोहर पदों में जन्म से मोक्ष तक की आत्मा का सुंदर वर्णन है। कवियों ने जनता के सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे शिक्षा के स्रोत थे। उन्होंने प्रशंसनीय और शिक्षाबद्ध कार्य किया। सार्वभौमिक दया और उदारता की भावना का भी प्रदर्शन किया। संगम काल के कवियों और विचारकों में तोल्लकापियर, वल्लुवर, इलांगो आदिकल, सतनार और कपिलार आदि महत्वपूर्ण हैं। समकालीन समाज और संस्कृति। संगम साहित्य से तमिल लोगों के सामाजिक जीवन का पता चलता है। संगम समाज में पुजारियों अथवा ब्राह्मणों की प्रधानता नहीं थी, परंतु वे सलाह इत्यादि देते थे। तमिल समाज में वर्ण व्यवस्था थी और ब्राह्मण उनमें मुखिया थे। ब्राह्मण लोग पुजारी, विद्वान और दार्शनिक थे। बहुत तो तमिल देश के निवासी थे। तमिल ब्राह्मण पृथक अपनी गलियों में रहते थे और वे अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से निभाते थे। वे राजा के लिए पुरोहित, ज्योतिषी और न्यायाधीश के काम करते थे। वे राजदूतों का काम भी करते थे और पृथक जीवन पसंद करते थे। मंडियों से दूर रहते थे, शाकाहारी थे। राज दरबार में उनका बड़ा मान था। राजा लोग उनका आदर करते थे। बाद में धीरे धीरे तमिल समाज में उनका आदर और सम्मान और बढ़ता गया। कुछ ब्राह्मण पूजा पाठ का काम नहीं करते थे, कुछ चूड़ियाँ बेचते थे और कुछ संगीत में प्रवीण थे। ब्राह्मण लोग अपने आप को तमिल समाज का एक अंग समझते थे और उनको अपने देश पर अभिमान था। वे संस्कृत को अपने धर्म की भाषा समझते थे। हालांकि संगम काल में जाति प्रथा भी जटिल नहीं हुई थी। संगम समाज में 4 भागों का वर्णन है। वे थे ब्राह्मण, अरसर, वणिगर यानी व्यापारी और वेल्लार यानी कृषक। क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों का तमिल साहित्य में वर्णन नहीं है। दास प्रथा भी नहीं थी। लोगों के बेचने और खरीदने का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। स्त्रियों का स्थान पुरुषों के बराबर नहीं था। तमिल समाज में कई प्रकार की स्त्रियां थीं। कई स्त्रियां अविवाहित थीं और वे घर के कामकाज के अलावा अपने बच्चों और पतियों की देखभाल करती थी। वे ही सती होती थी अथवा विधवा रहकर कठोर जीवन भी व्यतीत करती थी। कुछ स्त्रियां नर्तकियां थीं। वे राजा की अंगरक्षक भी होती थी। स्त्रियों को सैनिक, मंत्री, राजदूत अथवा सलाहकार न बनाया जाता था। संपत्ति में भी कोई भाग नहीं था। स्त्रियों को आभूषण प्रिय थे। दोनों स्त्री पुरुष सोने और मोतियों के गहने पहनते थे। लोगों की पोशाक 2 वस्त्रों की थी। संगम युग में सती प्रथा प्रचलित थी, परंतु बहुत कम स्त्रियां सती होती थी। राजवंशों में भी यह प्रथा कम थी। विधवा स्त्रियों का जीवन दुखदायी था। उनको एक समय का खाना और धरती पर सोना पड़ता था। उनके सिर के बाल मुंडवा दिए जाते थे। साधारणतया पुरुष एक विवाह करते थे। राजा और सामंत बहुविवाह भी करते थे। विवाह एक पवित्र बंधन था और उसका जीवन में बड़ा महत्व था। विवाह सादा होते थे, दिखावा नहीं होता था। स्त्री पुरुष के बंधन को विवाह कहते थे। विवाह के समय ताली अथवा यज्ञोपवीत डाला जाता था। तमिल लोग अच्छा भोजन करते थे। ब्राह्मण शाकाहारी थे, परंतु बाकी लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। लोग शराब, अफीम, पान और सुपारी भी खाते थे। तमिल समाज में धर्म का उच्च स्थान था, परंतु लोगों के कई प्रकार के धार्मिक विचार थे। कई लोग तमिल देश के देवताओं को मानते थे और कई हिंदू देवी देवताओं को, किंतु इस प्रकार के मतभेद होते हुए भी तनाव नहीं था। लोग अपने अपने प्रदेश के देवताओं की पूजा करते थे। चरवाहे तिरुमल की पूजा करते थे और उनसे दूध देने वाले गायों मांगते थे। शिकारी लोग मुरुगन की पूजा करते थे। कृषक लोग इंद्र देवता की पूजा करते थे क्योंकि वह वर्षा का देवता था। मुरुगन देवता की तमिल समाज में बहुत मान्यता थी। संगम साहित्य में मुरुगन के मंदिरों का बहुत स्थानों पर वर्णन है। इंद्र, यम, वरुण और सोम चारों दिशाओं के रक्षक समझे जाते थे। संगम साहित्य में अनेक मंदिरों का वर्णन है। मणिमेखले और शिल्पगद्दीकारम में भी मंदिरों का वर्णन है। इंद्र का उत्सव पुहार के अलावा अनेक स्थानों पर मनाया जाता था। मदुरई में कमन का उत्सव मनाया जाता था। कमन का मंदिर पुहार में भी था। संगम साहित्य में राम का नाम देवता के रूप में नहीं आता।
गणेश के नाम का भी वर्णन नहीं है। शिव देवता की तमिल समाज में बड़ी मान्यता थी। विष्णु की पूजा में तुलसी और घंटे का प्रयोग किया जाता था। वैदिक हिंदू धर्म बौद्ध और जैन धर्म से पहले तमिल देश में पहुंचा। बाद में बौद्ध और जैन विद्वानों ने संगम साहित्य में अपना योगदान दिया। संगम समाज सभ्यता और शिक्षा का प्रसार समाज में आम था। लोग केवल पुस्तक ही नहीं पढ़ते थे, अपितु विद्वानों के भाषण भी सुनते थे। संगम समाज के विद्वान सभी जातियों और श्रेणियों से थे। ब्राह्मण लोग वेदों का अध्ययन करते थे और राजा लोग घुड़सवारी, शिकार खेलते, कुश्ती करते थे। व्यापारियों और राजाधिकारियों के लोगों की गणित की अधिक रुचि थी। ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्र पढ़ते थे। कारीगर कई प्रकार की कलाएं सीखते थे। संगम काल में लगभग 500 कवि थे। उनमें कई राजा और स्त्रियां भी थे। जो शिक्षा का बहुत सा काम जबानी भी होता था, यानी मौखिक शिक्षा थी। विद्यार्थी बहुत कम लिखते थे और मौखिक शिक्षा पद्धति ही प्रचलित थी।